हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें आप जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। और एक ही वीडियो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल में ना जाते हुए हम केवल उन चीज़ों की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ये दो चीजें हैं आपके पास, अम्ल और क्षार, ठीक है ना। अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, कैसे जानते हैं कि वो अम्ल होगा या क्षार होगा, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा स्वाद होता है, वह आपका होता है अम्ल, ठीक है ना। हमने कह दिया कि कोई भी ऐसी चीज जिसका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होता है, ठीक है ना, या उसमें अम्ल की मात्रा होती है। लेकिन क्या यह हमारा डेफिनेशन हर परिस्थिति में सही है कि कोई भी पदार्थ अगर खट्टा स्वाद रखता है तो वो अम्ल होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम इसके कुछ और टेस्ट करते हैं, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वे टेस्ट अम्ल की तरफ आते हैं या फिर क्षार की तरफ आते हैं। तो इसका एक टेस्ट हम करते हैं जिसको हम कहते हैं लिटमस टेस्ट, ठीक है ना। लिटमस टेस्ट करते हैं, और लिटमस टेस्ट में अगर ये अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। यानी अम्ल ऐसा पदार्थ है जो किसी नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जबकि इसका अगर क्षार की बात करें तो क्षार का जो स्वाद होता है यह कसैला होता है, ठीक है ना। इसका जो लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह क्या करता है? लाल को नीला कर देता है, यानी जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। यानी अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये तो आपकी बात हो गई। ये सारी जो दोनों चीजें ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों पुरानी अवधारणा है, ये पुरानी मान्यताएं हैं कि इसकी मदद से हम क्या जानने की कोशिश करते थे? अम्ल और क्षार की पहचान करते थे। दूसरा इसका तरीका ये होता है, इसके पहचान के लिए हम कुछ सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक जैसे इसके नाम से ही पता बता रहा है, सूचना देने वाला, ठीक है। तो इसके लिए सूचक के लिए हम दो सूचक यूज करते हैं। एक मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, और दूसरा यूज करते हैं फिनोल्फथालीन, ठीक है ना। फिनोल्फथालीन आपका क्या करता है? ये पिंक कलर देता है, गुलाबी कलर दे देता है विलयन में, ठीक है ना। ये आपके दो तरह के सूचक प्रयोग होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। ये आपका इसका कलर पिंक आ जाता है, गुलाबी कलर आ जाता है, और इसकी मदद से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। किस तरीके से आप अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे? अब देखिए, यह तो अवधारणा आपकी हमने बता दी जो बहुत पहले से आती है। अब अम्ल क्या होता है? नई अवधारणा, आधुनिक अवधारणा जो हम कहते हैं, जो वर्तमान में माना जाता है आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा जो है आपकी अम्ल और क्षार के विलयन में संबंध में, उसमें क्या है कि अगर जलीय विलयन में आप किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन बना रहे हैं और वह क्या करे? हाइड्रोजन आयन देता है, तो वह क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन दिया तो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और अगर वह हाइड्रोक्सी आयन देता है तो वह क्षार हो जाएगा। यानी यहां से आपको दो चीजें मिली। अब ये जो आधुनिक आप अवधारणा देख रहे हैं, इसमें दो चीजें मिली आपका। एक मिला आपको हाइड्रोजन आयन, और दूसरा मिला हाइड्रोक्सी आयन। तो अगर हाइड्रोजन आयन है तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अगर आपका हाइड्रोक्सी आयन है तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और यह आधुनिक अवधारणा है। और इस आधुनिक अवधारणा को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जिनको सबसे ज्यादा मान्यता मिली, वह थे ये आधुनिक अवधारणा जो निकल के आती है, वो लुईस अवधारणा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? लुईस अवधारणा के भी नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब अम्ल की आप यहाँ पे बात कर लिए, क्षार की बात कर लिए, तो ये आधुनिक अवधारणा में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसमें अम्लों के वर्गीकरण में, कि अम्ल आपके कौन से होते हैं और क्षार किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, होता क्या है,
अम्ल को हम दो तरीके से वर्गीकरण करते हैं। अगर अम्ल की हम बात करें तो अम्ल का बंटवारा जो हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक आपका तरीका हो गया जिसको हम कहते हैं प्रबल अम्ल, दूसरा जो वर्गीकरण हम करते हैं वह है दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। अब प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होता है, नाम से ही इसका पता है कि प्रबल अम्ल होगा तो ये मजबूत होगा, दुर्बल होगा तो ये कमजोर होगा। अब विलयन मजबूत और कमजोर कैसे होता है, तो यह मजबूत और कमजोर होता है सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। और ये सांद्रता हम देखते हैं कि उसमें जल की मात्रा कैसी है, जल की मात्रा से हम इसकी सांद्रता पता करते हैं। अगर आपका अम्ल में अम्ल अधिक और जल आपका कम, तो यह आपका अम्ल क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है, या इसी को हम कहते हैं सांद्र अम्ल, ठीक है। इसको हम कहते हैं सांद्र, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड। तो अम्ल अधिक होगा तो आपका जल कम होगा। यानी जैसे एग्जांपल की हम बात करें इसमें तो लिखा रहता है, आप देखे होंगे 98% कंसंट्रेटेड H2SO4, ऐसा आप बॉटल पे देखेंगे H2SO4 की बॉटल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml जली विलयन में क्या होगा, 98 ml आपका अम्ल होगा और 2 ml आपका क्या होगा, 2 ml जल होगा। अगर हम इस तरीके से करें, या ये कह सकें 98% इसमें अम्ल होगा, या इसी को हम कहें 98% अम्ल होगा और 2% आपका जल होगा। यह आपका होता है क्या, प्रबल अम्ल। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। और ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी दो प्रबल अम्ल के बारे में लिखिए या किन्हीं दो प्रबल अम्ल का नाम लिखिए। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा आपकी क्या हो गई, कम हो गई, और जल की मात्रा आपकी अधिक हो गई, ठीक है। यह आपका कहलाता है दुर्बल अम्ल। और इसके उदाहरण की अगर आप बात करें तो उदाहरण में आपका एसिटिक अम्ल है, यह आपका एक दुर्बल अम्ल है। दूसरा फार्मिक अम्ल है, ठीक है। यह दोनों जो अम्ल हैं आपके, यह दोनों दुर्बल अम्ल हैं। इसमें आपका क्या होता है, जल अधिक मात्रा में होगा, जल क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, और अम्ल कम मात्रा में होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं आपको देखने को मिलता है अम्ल, तो आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें क्या दिया गया। जैसे आपको लिखा मिलेगा 25% कंसंट्रेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ 98% कंसंट्रेटेड था तो 25% कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया 25% एसिड है और 75% जल है। इस तरीके से हम दुर्बल और प्रबल अम्ल की बात करते हैं। यहाँ पर जो ये 25% कंसंट्रेटेड और इसकी बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 25% कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो 25% आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और 75% आपका क्या हो जाता है, जल हो जाता है। यह तरीका है आपका पहचानने का, और ये आपका कहलाता है क्या, इसको हम कहते हैं तनु अम्ल या दुर्बल अम्ल। इसका दो एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिखा है। एसिटिक अम्ल, इसका प्रयोग हम करते हैं सिरका बनाने में, ठीक है, सिरका बनाने में। और ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, ये आगे आपको पढ़ना भी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दूसरा फार्मिक अम्ल होता है, ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना, चींटियों के डंक में ये पाया जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल और ये फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। अगर ये एसिटिक अम्ल है, इसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल भी है, ठीक है। और ये आपका इसका नाम मेथेनोइक अम्ल है। ये दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं, और ये दोनों आपके इसके IPSC नाम है, ठीक है। ये चीज आपकी निकल के आती है। ये आपका नाम जो है दोनों, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर हम केवल अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये हम उतनी ही चीजों को ले रहे हैं जितना कि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से
कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, हम अम्ल और क्षार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें जानना जरूरी है हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हमको सबको पता है कि कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज घोल के पीते हैं जिससे कि क्या हो जाए, हमें एसिडिटी से राहत मिले। जैसे इनो पी लिया आपने, पेफीज पी लिया, या नमक चीनी का घोल बना के पी लिया, तो आपको उससे राहत मिल जाती है। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में मिले, अम्ल है और क्षार है, तो ये क्या बना लिए, लवण और जल बना लिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, अम्ल के प्रभाव को क्षार क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे कि हमें क्या होता है, जब एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में जो गैस बना होता है उससे हमें राहत मिल जाती है, अगर हम इनो पी लें या नमक घोल के पी लेते हैं तो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर देखिए आपके सामने क्या है, HCl एक अम्ल है और क्षार अगर हम लें तो NaOH आपका एक क्षार है। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो ये NaCl बना लिया और H2O आपका क्या हो गया, निकल गया। यह आपका अम्ल है, यहां पर आप देख रहे हैं, यह आपका एक क्षार है, ये भी आपको पता है, और यहाँ ये नमक बन रहा है, आपका एक साल्ट बन रहा है, और ये जल है। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया किए तो लवण और जल बना लिए। इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया को देखते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिए, लवण और जल बना लिए, जिससे कि क्या हुआ, अम्ल के प्रभाव को क्षार ने क्या किया, खत्म कर दिया। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस अभिक्रिया में आपको केवल इतना लिखना होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, वह आपकी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। आगे इसमें अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल आता रहता है और उसकी मदद से आप क्या करते हैं, हमेशा इन चीजों को डील करते हैं। देखिए, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं हम, पीएच क्या है, यह एक ऐसी चीज है, ऐसा पैमाना कह सकते हैं, ऐसा पैमाना है जिससे हम क्या करते हैं, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, या अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताता है। ये अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताता है। ठीक है ना, तो पीएच क्या हो गया, किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता अगर हमें जाननी है तो हम पीएच जानते हैं। पीएच जो होता है यह होता है निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, पीएच आपका क्या हो गया, निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या इसी को हम लिखते हैं 1/log हाइड्रोजन आयन। माइनस हटेगा, ये नीचे आता है, तो ये पीएच आपका बन गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पीएच को डिफाइन कर देते हैं। और ये H आपका कहां से आता है, देखिए ये H2O है, अगर ये अपने आयन में टूटता है तो H+ और OH- बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ, तो यहां पर हम H आयन की बात कर रहे हैं, ये आप पीएच ले रहे हैं, इसी तरह से आप POH भी ले लेंगे, तो ये माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, OH-। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने पीएच लिया है वैसे POH ले सकते हैं, अम्ल के लिए ले सकते हैं, क्षार के लिए भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि यह क्या करता है, अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताता है। तो अम्ल या क्षार की प्रबलता को बताने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि अम्ल है क्षार है तो ऐसे आप मान लें कि ये अम्ल है या क्षार है। उसके लिए इससे संबंध में एक पीएच पैमाना आपको पढ़ना होता है। इसमें पीएच पैमाना क्या होता है, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। और ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखिए ये एक हमने स्केल बना दिया, इसके बीचों बीच में यहां पर 7 होता है। ठीक है ना, अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 है तो वह होता है उदासीन। 7 से ऊपर जाएंगे 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 तक चले जाइए। ठीक है, इधर आ जाइए 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 7 से अगर आप ज्यादा होते हैं तो इधर होता है OH आयन, 7 से अगर कम होते हैं तो इधर होता है हाइड्रोजन आयन। तो इधर क्या होगा, आपका अम्ल होगा और इधर आपका क्या होगा, क्षार होगा। यानी अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अगर किसी विलयन का pH 7 है तो वह किस प्रकृति का होगा, उदासीन होगा। यानी ना तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा और ना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। यानी जैसे हम जो जल पीते हैं उस जल की बात करें तो वह उदासीन होता है। दूसरा, अगर pH आपका 7 से बड़ा है, ठीक है, 7 से बड़ा pH है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। दूसरा, अगर आपका pH 7 से छोटा है तो क्या होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है ना, क्या हो गया, अम्लीय प्रकृति का होगा। ये 3 जो पैरामीटर्स हैं यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आप ध्यान रखें, जैसे परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि 1 बिलियन का pH 6 है, 1 बिलियन का pH 6 है, इसकी प्रकृति निम्नलिखित में से कैसी होगी। तो 6 है तो देखिए 6 कहां आ रहा है आपका, 7 से कम है तो 6 pH है तो क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। तो जितने भी आपके अम्ल हैं उन सबका pH कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। ठीक है ना। और अगर क्षार की बात करें तो ये सब 7 से लेकर ऊपर तक जाते हैं। और इसको हमने जो ये डायग्राम बनाया है इसको हम कहते हैं pH स्केल या pH पैमाना। ठीक है, यह आपका pH पैमाना। इसके अलावा इसमें आपका pH का हम दैनिक जीवन में प्रभाव देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, pH का दैनिक जीवन में प्रभाव। pH का दैनिक जीवन में प्रभाव क्या है, जैसे आप अम्लीय वर्षा सुनते होंगे, बरसात के दिनों में जो पहली बारिश होती है उसमें आपका क्या होता है, जल के साथ कुछ अम्ल आपके आते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियों पे पड़ते हैं, हमारे शरीर पे पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमें नुकसान कर देता है। दूसरा, इसमें आपका क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका क्या होता है, जैसे कभी कभी आप कोई चीज खाते हैं तो देखिए दांतों में आपके काफी झंझनाहट होने लगती है, वो सारा इस pH की वजह से ये प्रभाव आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर के कई ऐसे प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं जिसमें कि pH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो हमारे शरीर पर भी pH का बहुत प्रभाव है। शरीर का जो pH है, शरीर का pH का मतलब यह है कि हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसके pH की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लड में जो pH है ये लिमिट आपकी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका pH 15 हो गया, 14 हो गया या 10 हो गया। ठीक है ना, एक रेंज में ये रहना चाहिए जिससे कि आपका क्या हो, pH का बहुत ज्यादा आपके शरीर पर प्रभाव ना पड़े। ये तो आपका क्या हो गया, एक पार्ट की बात हो गई इसमें कि इतनी सारी चीजों को आपको इसमें देखना होता है। कितना इसमें आपका देखना होता है कि कितने मिनट का ये आपका प्रभाव है और कितने समय तक ये प्रभाव रहता है, उसके हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, और उसके हिसाब से हम इस पर चर्चा करते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, जो इस पर आधारित बोर्ड में आपका प्रश्न आता है इसमें, ठीक है ना, दूसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें कि अगर आपका ये pH इतना हमने आपको बताया, अगर इसमें आपसे हम ये कहें कि एक पदार्थ X है जो अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, इसका pH कितना होगा, इसका pH कितना होगा। ठीक है, तो आपको बहुत इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक कोई विलयन है, एक कोई पदार्थ X है जिसका pH कितना आपको दिया हुआ है, pH आपको पता करना है। और ये प्रकृति कौन सी है, अम्लीय प्रकृति की है। कौन सी प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है। तो ये टेबल आपके सामने बना हुआ, अम्लीय प्रकृति कब होगा, जब इसकी pH क्या होगी, लेस देन 7, 7 से कम अगर pH होगी तो यह क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। ठीक है, दूसरा इसी पे आपसे अगर हम प्रश्न ये कहें कि 1 बिलियन
का पीएच 10 है, ठीक है। विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए, विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखिए पीएच कितना है, पीएच बराबर 10 है। 10 है तो ये क्या है, 7 से बड़ा है। जब पीएच आपका 7 से बड़ा होगा तो इस स्थिति में आपका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, क्योंकि पीएच ग्रेटर देन कितना है, 7 है। तो इस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलता है, विलयन का जो पीएच है वो 7 से बड़ा है, तो विलयन आपका किस प्रकृति का हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और ये 1 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल आना है, इसमें कहीं कोई संदेह की आपकी बात नहीं है। और इस तरीके से आप इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो फार्मूला हमने तीनों आपको बताया है, ये आपको ध्यान रखना है कि पीएच 7 है तो उदासीन होगा, 7 से बड़ा है तो क्षारीय प्रकृति, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इतनी चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है ना। थैंक यू।